नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी वैकल्पिक विषय के शिक्षक के लिए आज का ये जो दिन मेरा आपके साथ गुजरने जा रहा है, निश्चित रूप से बेहद ही आशा का एक विषय हुआ करता है, खुशियों का एक पल हुआ करता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 वैकल्पिक विषय का पेपर अभी सितंबर महीने में लास्ट 24th को था। तमाम वैकल्पिक विषयों के पेपर एक ही दिन हुए, जिसमें से ज्योग्राफी के भी पेपर हुए हैं। ज्योग्राफी के संबंध में जब मैंने अपने वैकल्पिक विषय की कक्षा को आरंभ किया, तमाम कक्षाओं में ऑफलाइन और अपने इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन, जब मैंने इस खंड को आरंभ किया तो आरंभ करने के दौर पर बच्चों से मैंने एक बात कही थी, और ऐसा नहीं कि ये मैं पहली बार बोलता हूँ, जनरली ऐसा बोलता ही हूँ, और उसके बोलने के पीछे मेरा अथक परिश्रम, मेरी कड़ी मेहनत होती है, जो कि आपके लिए की गई होती है। तो क्या बोलता हूँ, पहले तो ये जान लें कि दोस्तों, जो भी बातें पढ़ा रहा हूँ क्लास में, मेरा प्रयास हमेशा इस बात को लेकर रहेगा कि अगर यूपीएससी ने एक प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न पूछे हैं तो कम से कम 5 प्रश्न जो आपको लिखने होते हैं वो मेरी क्लास नोट्स से मिल जाए, नहीं बल्कि क्लास नोट्स से फुल लेंथ मिल जाए, फुल लेंथ मिले। ये बात मैं अपने बच्चों से जनरली कमिट करता हूँ और करता ही हूँ कमिट। विगत वर्षों में चूंकि जो मैंने ये कमिटमेंट बच्चों से किया, उस पर मुझे लगातार सफलता मिलती चली आई। अपवाद स्वरूप एक आध वर्ष भी ऐसे नहीं हुए जिसमें से 8 में से 5 प्रश्न ना मिले। एक आध वर्ष ऐसे जरूर हुए हैं जो कंपलसरी शॉर्ट नोट्स है, उसमें से एक शॉर्ट नोट नहीं मिला। उसके लिए भी मैं बच्चों से वहाँ पर क्षमा याचना करता हूँ, और वो मैं अपनी त्रुटि और अपनी भूल हमेशा अगले बैचेज में सुधारने की कोशिश करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से जब 2023 मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब मैंने ऑप्शनल पेपर पढ़ाना शुरू किया और उस समय भी कमिटमेंट किया, और आज मित्रों वो घड़ी आई है कि मैं इस बात की पड़ताल आप सबके सामने करूं, इस बात को आप सबके सामने रखूं कि इस बार के प्रश्न पत्र में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में से 8 में से 7 क्वेश्चन, 7 प्रश्न पूरे फुल लेंथ केवल क्लास नोट्स से हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास नोट्स में वो शब्दावलियां मिलती हैं। कई लोग तो ऐसा, अगर उनके क्लास नोट्स में वो शब्द भी मिल गया ना, तो बोल देते हैं कि अरे ये तो मैंने ये मैंने चर्चा किया था ना। वो पूरा का पूरा प्रश्न क्लास नोट्स में मिलता है। हालांकि आज मैंने वो पुराने सारे जो बच्चों को पढ़ाए हैं, अभी वो सारे क्लास नोट्स भी मैं आज सजोए हुए हैं, सारे क्लास नोट्स सजोए हुए हैं बच्चों से मंगाकर, कि जो मैंने पढ़ाया है वह क्लास नोट्स में बच्चों को दिखा भी सकूं कि क्या क्या कैसा कैसा आया हुआ है। पर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो एक अलग बात है। ठीक नहीं लगता बहुत ज़्यादा इस सब विषय में बोलना। मुझे लगता है कोई भी शिक्षक अगर बेहतर तरीके से पढ़ाता है तो उसके क्लास नोट से चीज़ें बिल्कुल होती होंगी। तो ये कोई मेरी खास विशेषता नहीं है, लेकिन बस इतनी विशेषता जरूर है कि अगर ध्यान से क्लास को पढ़ लिया जाए, मस्ती पूर्वक क्लास को पढ़ लिया जाए, तो बहुत अतिरिक्त भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। यूपीएससी में ऑप्शनल में 5 प्रश्न लिखने होते हैं, और वो 5 प्रश्न आपको अपनी कक्षा से मिल जाएंगे और आपको सफलता के लिए एक बेहतर अंक दिलाएंगे। हाँ, इधर उधर भटकाव में क्या चीज़ें आप कहाँ पर जोड़ते हैं, कहाँ पर घटाते हैं, ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। कई बार तो शिक्षक को पता भी नहीं चलता कि बच्चा अंदर ही अंदर करता क्या है। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े तो बेहतर है, और ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और 2023 मेंस एग्जामिनेशन के दौरान जो ऑप्शनल का पेपर हुआ है, आज मैं उसका एक एनालिसिस कि आपको क्या लिखना चाहिए था मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि अब इस स्तर पर यह बात करना उचित नहीं लगता। प्रीलिम्स का तो एनालिसिस होता है, बट मेंस में इतनी सब्जेक्टिविटी है कि सब्जेक्टिविटी में कुछ बिंदु मैंने बताए, कुछ बिंदु आपके पास हैं, कुछ भी लिखें, लेकिन वो बिंदु सटीक हों, वो बिंदु सार्थक हों, प्रश्न की डिमांड को पूरी करते हों, कुछ इस बात पर निर्भर करता है। इसलिए मेंस का कोई
एप्रोप्रिएट इस प्रकार से एनालिसिस होता नहीं है, पर फिर भी क्या लिखा जाना चाहिए था, किस वे पर लिखा जाना चाहिए था, आज वो तमाम बातें मैं इस कक्षा के अंतर्गत करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस कक्षा को आप इस तरीके से लें कि ये क्लास आपकी इस प्रश्न पत्र के एनालिसिस को लेकर है। पहले तो मैं कुछ बेसिक बातें समझाना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल विषय के अंतर्गत, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 प्रश्न पत्र, और एक ही दिन 2 पालियों में दोनों पेपर आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है पेपर सेकेंड। दोनों के लिए, इसके लिए 250 मार्क्स होते हैं और इसके लिए भी 250 मार्क्स होते हैं। अर्थात आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है वो 500 होता है, और एक ही ऑप्शनल होता है, और एक ऑप्शनल के 2 आपके प्रश्न पत्र होते हैं, सेम डे एग्जाम होगा। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ज्योग्राफी में 2 पार्ट पूछे जाते हैं। एक होता है सेक्शन 1 तो दूसरा होता है सेक्शन 2। 2 सेक्शंस में बटा होता है, और इस सेक्शन से आपसे 4 प्रश्न पूछेंगे। 1, 2, 3, 4 4 प्रश्न पूछेंगे। यहाँ भी 5, 6, 7, 8 यहाँ भी 4 प्रश्न पूछेंगे। दोनों सेक्शंस को मिलाकर कुल आपसे यहां पर कितना प्रश्न पूछा जा रहा है? 8 प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 में से आपको यह ध्यान रखना है कि 8 में से जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करना है, जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन होने चाहिए 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि 8 में से 8 प्रश्नों के जवाब आपको लिखने होते हैं, केवल 5 प्रश्न लिखने हैं। पर 5 प्रश्नों की एक आवश्यक शर्त है, पहली शर्त है कि जो क्वेश्चन नंबर पहला है और क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये किसी भी विद्यार्थी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है कि पहले और 5वें प्रश्न को आपको हल करना ही करना है। ये अनिवार्य है। इसमें आप इफ बट नहीं कर सकते, इसमें आपको चयन का कोई अधिकार नहीं होता है। और दोनों की विशेषता है कि जो पहला प्रश्न होगा उसमें A, B, C, D, E ये 5 प्रश्न दिए होंगे। इसका मतलब है पहले प्रश्न में जो ये 5 प्रश्न हैं, इनमें से प्रत्येक प्रश्न के अंक होंगे 10। 5 प्रश्न हुए तो कुल अंक हो गए 50। प्रत्येक प्रश्न 50 अंक का होगा। और इधर की ओर भी इसी तरह से A, B, C, D, E 5 प्रश्न होंगे 5वें प्रश्न में। इन 5 में से भी प्रत्येक के अंक होंगे 10। 5 प्रश्न करने हैं हल तो अंक कुल हो गए 50। तो 50 नंबर का इधर से सेक्शन 1 से, 50 नंबर का इधर से सेक्शन 2 से। पहला और 5वां प्रश्न कंपलसरी है। इसमें से 5 प्रश्न हैं और इसमें से 5 प्रश्न जिनको आपको हल ही हल करना है। प्रत्येक ये छोटे छोटे प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, 10 अंक के होते हैं। 10 अंक का मतलब है मोटे तौर पर 100 से 120 शब्दों में लिखी जाए बातें, क्योंकि ज्योग्राफी में तो आप वैसे भी जानते हैं मैप्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, टेबल्स बनानी है। इन तमाम बातों को बनाने के क्रम में शब्द थोड़े घट जाते हैं और इनके माध्यम से एक्सप्लेनेशन बढ़ जाता है। तो इनको तो आपने हल करके 2 प्रश्न हल कर लिया। अब आगे की जो शर्त होती है वह कुछ ऐसी है कि बाकी जो शेष बचे हुए अब 6 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न इधर से और 3 प्रश्न इधर से, इनमें से किसी भी खंड से अधिकतम 2 प्रश्न लेने होंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप यहां से तीनों प्रश्न ले लें या यहां से अब शेष तीनों प्रश्न ले लें। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं कि 5 करना है तो 2 तो हो ही गए, अब इधर के 3 ले लेते हैं या इधर के 3 ले लेते हैं। नहीं, किसी भी खंड से अब शेष बचे प्रश्नों में से अधिकतम 2 प्रश्न लेंगे, या आपको अब कम से कम 1 प्रश्न एक खंड से अवश्य चुनना होगा। कम से कम 1 प्रश्न अवश्य चुनना होगा। दोनों बातें एक है। एक खंड में से अधिकतम 2 प्रश्न ले सकते हैं, या एक खंड में से कम 1 प्रश्न लेते हुए पूरे जो बचे हुए शेष क्वेश्चन है उनमें से कुल 3 क्वेश्चन और करने होंगे। 3 क्वेश्चंस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, जैसे मान लीजिए मैंने इसका ले लिया है तो 3A होगा, 3B होगा,
3C होगा। जनरली क्या होता है 3A जो होगा वो 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा। जो B होगा वो 15 मार्क्स का होगा और जो C होता है दोस्तों वह भी 15 मार्क्स का होता है। अर्थात ये प्रत्येक प्रश्न भी 50 नंबर के ही होते हैं। ये पूरे प्रश्न भी 50 नंबर के होते हैं। तो अगर आपने कुल 5 प्रश्न किया, 50-50 नंबर के किया, तो आपका टोटल जो पूर्णांक होगा, टोटल मार्क्स होगा, वो 250 नंबर का इस प्रकार से बन जाता है। यही बात इस सेक्शन में भी लागू होती है, लेकिन इस सेक्शन में पार्ट बी में या दूसरे पेपर में सेक्शन नहीं बटे होते। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 8 तक होते हैं। कई बार सेक्शन बांट कर दे देता है, कई बार बिना सेक्शन बांट कर भी देता है यूपीएससी, पर मोटे तौर पर इसी पैटर्न को सेम रखना है। पर पैटर्न में अंतर किस बात को लेकर होता है, इसमें ध्यान रखेंगे। अंतर होता है जो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट होता है, ये मैपिंग से रिलेटेड होता है, लोकेशनल मैपिंग होती हैं, लोकेशनल मैपिंग से रिलेटेड होते हैं। 20 नंबर का होता है, ध्यान रखना। पहला इधर भी कंपलसरी होगा, तो 5वां इधर का भी कंपलसरी होगा। तो पहला हो गया, पहले के बाद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कुछ ऐसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसा आपको प्राप्त होगा। यहां भी सेम पैटर्न आपको यहां भी प्रश्न पत्र में मिलेगा, लेकिन अंतर किस बात को कि पहला प्रश्न मैपिंग का है और वो 20 नंबर का होगा। 10 अवस्थितियां दी होंगी, उन लोकेशंस का जो भी महत्व, भौगोलिक महत्व हो सकता है, आर्थिक महत्व हो सकता है, पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय महत्व हो सकता है, ऐतिहासिक महत्व हो सकता है, जो भी महत्व है उनके, सांस्कृतिक सामाजिक महत्व हो सकते हैं, उन महत्व परक उन अवस्थितियों को दिए गए मैप में लोकेट करना है और लोकेट करने के साथ अधिकतम उसकी विशेषता को 30 शब्द में लिखना होता है। 10 अवस्थितियां हैं, 2 अंक प्रत्येक अवस्थिति के लिए है, तो 20 अंक इसके लिए हो गया। शेष बचा हुआ है 30 अंक, तो 30 अंक में बी सी डी 3 प्रश्न दे देंगे, वो 10-10 अंक के होंगे। पर इधर जो 5वां होगा, 5वें प्रश्न में 5 ही होंगे, ए बी सी डी ई। इस प्रकार से यहां भी पहला और 5वां कंपलसरी हो गया और आफ्टर दैट शेष प्रश्नों में इधर के भांति ही आपको 3 प्रश्नों का चयन करना होता है। ये अपने इस प्रश्न पत्र का नियम है। समझ में आ गई मेरी बात ना मोटे तौर पर। तो कुल मिलाकर 8 प्रश्न दिए हैं और 8 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न करने हैं। आपको लग रहा होगा कितना सरल है, कितना सहज है, 3 प्रश्न छोड़ने का ऑप्शन है, 5 प्रश्न तो किसी भी स्थिति में हम कर ही लेंगे। तो बिल्कुल कर लेंगे। जो आपको लग रहा है, अगर आपने ठीक से पढ़ा है दोस्तों, तो ये रियलिटी है कि आप बिल्कुल भली भांति प्रकार से करने की स्थिति में होंगे। कहीं कोई ऐसी कठिनाई नहीं होती, पर ठीक से पढ़ा गया हो विषय वस्तु तब। ठीक है, अब बढ़ते आगे प्रश्नों की ओर। जो ये है आपके लिए प्रश्न कैसा यूपीएससी ने दिया था, तो यूपीएससी के यह प्रश्न हैं, यहां देखने की कोशिश करिए। यूपीएससी ने कुछ ऐसे प्रश्न दिए थे। यूपीएससी के सेक्शन 1 खंड 1 में से पहला प्रश्न दिस वन, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न इस तरह से है कुछ। फिर आगे की ओर इधर देखो, आगे की ओर इधर देखो। फिर सेक्शन बी के पार्ट्स में से 8वां प्रश्न यहां तक जाता है। मतलब कुल मिलाकर इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन हैं कैसे। पहला प्रश्न वैसा ही 10 × 5 50 मार्क्स का, जिसमें से 5 क्वेश्चन है। फिर दूसरे में 3 क्वेश्चन, तीसरे में 3 क्वेश्चन, चौथे में 3 क्वेश्चन। समझ रहे हैं। फिर इसी तरह से यहां पर भी आ जाइए, तो पहले में आपके पास 5वें नंबर में 5 क्वेश्चन, आफ्टर दैट 6वें, 7वें, 8वें में 3-3 प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। अब इन्हीं प्रश्नों को मुझे एनालाइज करवाना, इस कक्षा के अंतर्गत मैं पेपर फर्स्ट को एनालाइज करवाने जा रहा हूं। तो अब आप इसे देखो, आप ध्यान से देखना कि क्या प्रश्न पूछा है, उनके अंतर्गत क्या आपको लिखना था। ये आपको ठीक से भली भांति प्रकार से इसका ज्ञान आपको होना चाहिए दोस्तों। तो देखो ध्यान से यहां पर समझना कि पहला ही प्रश्न और इतना सरल और सहज प्रश्न है कि आप बढ़िया से मुस्कुराते हुए सटीक जवाब लिख सकते हो। क्या लिखा जा रहा है, प्रश्न पहले का ए नंबर है, 10 नंबर का प्रश्न है, अर्थात लगभग 100 शब्दों में मोटे मोटे तौर पर लिखना है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपके मैप्स, डायग्राम्स आदि के आधार पर शब्दों की सीमा हो सकती है। पर क्या है प्रश्न, व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, भूविक्षेपीय पवनें क्या हैं।
जब आप पवन तंत्र पढ़ते हैं और पवन तंत्रों को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ते हो और कारकों के अंतर्गत कॉरियोलिस बल, फेरल का नियम, हेडली का नियम, बाय-बेलेट का नियम इत्यादि जब आप पढ़ रहे होते हैं दोस्तों, तो उस समय अध्ययन के क्रम में आप जियोस्ट्रॉफिक विंड की संकल्पना को पढ़ते हैं कि कॉरियोलिस क्या कहते हैं, कॉरियोलिस महोदय क्या कहते हैं कि बढ़ते पवन वेग के साथ पवनों का अपने प्रवाह दिशा से विक्षेपण निरंतर बढ़ता चला जाता है। धरातलीय घर्षण के अभाव से पवनों का वेग अधिक होगा और उस वेग के प्रभाव से पवनों का जो विक्षेपण होता है प्रवाह दिशा से वह निरंतर बढ़ता चला जाता है। सामान्य प्रकृति तो पवनों की यह होनी चाहिए कि वह समदाब रेखाओं के लंबवत संचरित हों, लेकिन विक्षेपण के प्रभाव से, अब कॉरियोलिस ये भी एक्सप्लेन करते हैं आखिर ये विक्षेपण क्यों होता है, पर यहां पर मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको लिखना क्या था मोटे मोटे तौर पर इस बात को करता हूं कि उन्होंने कहा कि सामान्य नियम तो यह है कि उन्हें लंबवत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि विक्षेपित होती है और विक्षेपण के क्रम में कभी कभार यही पवनें समदाब रेखा के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट है, यहां पर कोई हाई प्रेशर बेल्ट की लाइन है, हाई प्रेशर बेल्ट है। मोटे तौर पर मान लो अगर प्रेशर बेल्ट में देख लो कि ये देख लो आपकी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, क्षमा चाहूंगा, और यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अब यहां से संचरित होती है पवन कौन सी? पछुआ पवन संचरित होती है। पछुआ पवन को आइडियली संचरित तो इधर की ओर होना चाहिए, लेकिन कॉरियोलिस बल के प्रभाव से ये इधर की ओर संचरित नहीं होती, बल्कि यहाँ संचरित हो रही होती है, अपने प्रवाह पथ से मुड़ रही होती है। तो कॉरियोलिस महोदय ने यही बताया कि अगर ये प्रवाह पथ से मुड़ती हुई समदाब रेखा के समानांतर प्रवाहित होने लगी, क्या होने लगी? समदाब रेखा के समानांतर प्रवाहित होने लगी डिफ्लेक्शन के क्रम में, विक्षेपण के क्रम में, तो इस प्रकार की विंड को ही हम किस नाम से जानते हैं? जियोस्ट्रॉफिक। किस नाम से जानते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। ये हो गई आपकी इसकी ये परिभाषा। आप चित्र बनाते हुए, उदाहरण देते हुए आप इसे बता देंगे। फिर ये बोलता है कि वायु दाब ढाल एवं वायु परिसंचरण के मध्य संबंध को स्पष्ट करिए। वायु दाब ढाल का मतलब है यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करता है, प्रेशर ग्रेडियंट की बात करता है, दाब प्रवणता की बात करता है कि दाब प्रवणता बल का पवनों के परिसंचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर दो बिंदुओं के बीच दाब प्रवणता उच्च है, अर्थात दाबांतर उच्च है, दाब में अंतर जितना अधिक होगा पवनें उतना तीव्र गति से संचरित होंगी, और पवनों की तीव्रता जितनी अधिक होगी कॉरियोलिस बल उतना ही प्रभावी कार्य करेगा, और कॉरियोलिस बल जितना प्रभावी कार्य कर रहा होगा विक्षेपित होती हुई पवनें जियोस्ट्रॉफिज्म की प्रकृति प्रदर्शित करने की ओर प्रेरित होंगी। ये पूरा इसके बीच का दोस्तों संबंध है। इतनी बात को लिखना है और अपनी बात को पूर्ण विराम लगाना है। समझ गए मेरी बात की नहीं? और मेरा भरोसा है, मेरी आशा है कि आप में से प्रत्येक विद्यार्थी ने इन तमाम प्रश्नों का जवाब सही लिखा होगा, किसी का भी जवाब गलत नहीं होगा। बी, ये कॉन्टेम्परेरी टॉपिक है, जहां सागरी रेंचिंग की बात है। ये ट्रेडिशनल एंड कॉन्टेम्परेरी दोनों टॉपिक है। देखो वर्तमान सरकार में आपने देखा है कि अलग से मत्स्य पालन मंत्रालय या मत्स्य मंत्रालय का अलग से गठन सरकार ने किया है, और गठन करते हुए सेकेंड ब्लू रेवोल्यूशन की बात की गई है कि हमें अब द्वितीय नीली क्रांति की ओर प्रवेश करना चाहिए। और आपको जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि द्वितीय नीली क्रांति या नीली क्रांति का संबंध एक्वाकल्चर से है, जल कृषि से है। और जलीय कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जलीय माध्यम से या जलीय साधनों से जो वहां पर जैविक तत्व होते हैं, चाहे वह प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन्स आदि के रूप में हो, जू प्लैंक्टन्स आदि के रूप में हो, तो अन्य जीव हो जो जलीय जीव हैं, उनका संवर्धन करना, उनका परिवर्धन करना, उनका उत्पादन करना, यह है आपकी जलीय कृषि। क्योंकि मानव
सागरीय जलराशियों से जैविक संसाधनों की प्राप्ति करता है। उन जैविक संसाधनों का संवर्धन, परिवर्धन, उत्पादन आदि एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है, जैविक कृषि के अंतर्गत आता है। और उस जैविक कृषि में सागरीय रैंचिंग की भूमिका क्या है? देखो, सामान्य अर्थ में हम लोग रैंचिंग को कहते हैं बाड़बंदी। इसको जो कि हिंदी शब्द ना देकर वो इंग्लिश शब्द दे दिया है। इसीलिए हमेशा पढ़ाते समय मैं बोलता भी हूं कि टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में ही तैयार करें, हिंदी में तैयार करने की विशेष जरूरत नहीं है। जी हां, मेरी बात को अंडरलाइन करते हुए नोट करें। तैयार कर लिया आपने हिंदी में तो बुराई नहीं है, पर टेक्निकल वर्ड्स आप इंग्लिश में ही तैयार करेंगे तो बेहतर परिणाम आपके लिए होगा। कई बार मैंने नोटिस किया है कि बच्चों ने आंसर्स तो बहुत अच्छे लिखे होते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस में हम लोगों ने दिए होते हैं उनको वो फॉलो नहीं करते। जबरदस्ती का एक हाईली टेक्निकल वर्ड्स को देवनागरी में लिखना, ये करना वो करना, इस तरह के काम कर करके अपने आंसर की जो गुणवत्ता है उसको थोड़ा सा लूज कर जाते हैं। आपको जो प्रॉपर ज्योग्राफी की बात करता हूं, जिसका नेचर पूरी तरह से साइंटिफिक है, उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, हाईली टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हें आपको प्रॉपरली इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश में ही तैयार करना है। एग्जामिनर उस शब्द को लेकर बिल्कुल अभ्यस्त होगा और उस शब्द को लिखे जाने पर कोई मार्क्स नहीं कटता, बल्कि बढ़िया से और मार्क्स आता है। हिंदी लिखने पर हो सकता है कि उस शब्द से एग्जामिनर अभ्यस्त ना हो, उस शब्द की ठीक से उसको जानकारी ना हो। ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, बिल्कुल ये अधर्म होगा, ये पाप होगा कि उन्हें जानकारी नहीं है। बट ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि ज्योग्राफी के इस तमाम खंड का विकास बेसिकली भारत में नहीं हुआ, ग्रीको रोमन परंपरा में हुआ है, पाश्चात्य जगत में हुआ है। जिनसे उठाए गए उन टेक्निकल वर्ड्स का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद कई कई प्रकार का निकल कर आता है। तो हो सकता है शिक्षक को 1 2 3 अनुवाद पता है, लेकिन जिस अनुवाद को आप लिख रहे हो उस अनुवाद से वो अनभिज्ञ तो नहीं कह सकता, लेकिन उस अनुवाद को लेकर उसका मस्तिष्क गोथ्रू नहीं है, तो मुश्किल पैदा हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग करना है। तो पूछ रहा है ये सागरीय बाड़बंदी मतलब ओशन रैंचिंग है क्या? ओशन रैंचिंग है क्या? और दोस्तों ये क्या कह रहा है, एक्वा काउबाज इस तरह की गतिविधियों से कैसे संबंधित होते हैं? सागरीय जल क्षेत्र में जल कृषि के लिए, क्योंकि ओशन के संदर्भ में पूछा है, देखना ये देख रखना, ये रिवराइन रैंचिंग का भी काम यहां पर होता है, पर सागरीय जल क्षेत्र में आते हैं। समझने की कोशिश करना कि सागरीय जल क्षेत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार के जलीय जीवों को हमें संवर्धित करना है, परिवर्धित करना है, उनका उत्पादन प्राप्त करना है, तो हमें सुरक्षा भी करना होगा। मान लो किसी तट पर, एक एग्जांपल देता हूं, ओयस्टर फार्मिंग हमने किया। अब ओयस्टर फार्मिंग हमने अगर किया है तो हमें ओयस्टर की सुरक्षा भी करनी होगी। अब सुरक्षा जलीय जीवों से आप कैसे करेंगे? अब उस सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि ओयस्टर को वैसे जीव जो क्षति पहुंचाते हैं, यहां ओयस्टर के आसपास उनको क्षति पहुंचाने वाले जीवों का पालन कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जहां ओयस्टर फार्मिंग किया जा रहा है, जहां श्रिम्फ फार्मिंग किया जा रहा है, वहीं पर फार्मिंग कर दिया गया सपोज डॉल्फिन का। सपोज किसका पालन कर दिया गया? डॉल्फिन का पालन कर दिया। अब डॉल्फिन का पालन कर दिया गया, वेलिंग कर दी गई, तो डॉल्फिन के पालन एंड वेलिंग आदि से ये क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में रहेंगे वहां ओयस्टर या झींगा को क्षति पहुंचाने वाला मत्स्य वर्ग नहीं आएगा या जलीय जीवन नहीं आएगा। तो यहां पर वेलिंग कर दिए जाने से, यहां पर इस जीव मतलब डॉल्फिन के पाले जाने से इनकी सुरक्षा ऑलरेडी हो गई। तो ये यहां पर उसके लिए, जैसे हम लोग अपने यहां पर कहते हैं चरवाहा, तो ऐसे जीव उनकी सुरक्षा के लिए चरवाहे का काम करते हैं। तो ओशन रैंचिंग के तहत अपनाई गई जो ये विधि है बड़ी ही सार्थक होती है, जिससे हम जिन जीवों का संवर्धन करते हैं, पालन करते हैं, उन जीवों का समुचित विकास हो पाता है और घातक जलीय जीवों से उनकी सुरक्षा हो पाती है। यही बात आपको इसमें लिखना था। अभी रिसेंट टॉपिक से है,
रिसेंट की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस विषय वस्तु को इसी प्रकार से एक क्रम से आपको लिखना है। इसे सेकेंड ब्लू रेवोल्यूशन से जोड़ते हुए इसकी परिभाषा को और ऐसे जीवों को जो इनकी सुरक्षा करते हैं उन्हें एक्वा काउबॉयज बॉय कहते हैं। यह बात आपको लिखते हुए अपने आंसर को समाप्त करना है। मृदा संबद्धीकरण, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है, देखो यहां सॉइल इनरिचमेंट की दिया, नेचुरल प्रोसेस की बात करता है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल इनरिचमेंट एंड इंपैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है कि अगर मिट्टी की गुणवत्ता में संवर्धन होगा, इनरिचमेंट होगा, समृद्धिकरण हो गया, तो मिट्टी की उत्पादकता, जो प्राकृतिक उत्पादकता है जिसको हम मृदा क्षमता, लैंड कैपेबिलिटी आदि भी कहते हैं, वो बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से जहां तक बात की जाती है फूड प्रोडक्शन का, उसकी वृद्धि सार्थक होगी। तो दूसरी तरफ देखो यहां प्रश्न जो मूल रूप से है, प्रश्न ये कहता है, प्रश्न को भी समझना है कि प्रश्न मूल रूप से ये कहता है कि मृदा समृद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं खाद्य उत्पादन पर इनके प्रभाव को स्पष्ट करिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं बताना पड़ेगा, जिसका वेटेज आपका लगभग 60% का होगा, एवं खाद्य उत्पादन पर इनके प्रभाव को, इसका जो वेटेज होगा 30 to 40% का होगा, और फिर बाकी रह गया इंट्रोडक्शन का पक्ष। तो ये आपको यहां पर करना पड़ेगा मेन बॉडी में। तो मृदा समृद्धिकरण की प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होंगी, उसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे मिट्टी के पोषण में वृद्धि होती है? तो मिट्टी के पोषण में वृद्धि में सबसे पहला तो जैविक पोषण के संदर्भ में आपको ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया आदि को लिखना है। क्या लिखेंगे दोस्तों? ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, मिलेनाइजेशन आदि की प्रक्रिया को लिखना है। दूसरे नंबर पर कैल्सिफिकेशन आदि की प्रक्रिया को लिखना है। कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया को लिखना है। मेरे कहने का मतलब है कि वह कोई भी प्रक्रिया जो मिट्टी में गुणों का इनरिचमेंट कर रही है प्राकृतिक तरीके से, उस प्रक्रिया को आपको यहां पर लिख देना है। लेकिन मानवीय प्रक्रिया नहीं लिखेंगे। जैसे सॉइल यूट्रिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग मिट्टी में कृत्रिम ढंग से उर्वरकों का छिड़काव करते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की समृद्धि हो जाती है, वह कृत्रिम उपाय हो गया। लेकिन यहाँ प्राकृतिक लिखना है। यहाँ तीसरे नंबर पर क्या लिखना है कि जो मिट्टी में नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन आदि की प्रक्रिया होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आदि की जो प्रक्रिया होती है, इन तमाम प्रक्रियाओं को, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया, कैल्सीकरण हो गया, ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमिसीकरण हो गया, इन तमाम प्रक्रियाओं में 2, 3, 4 प्रक्रियाओं को प्रॉपरली दोस्तों एक्सप्लेन करते हुए बढ़िया से लिख दो, ताकि आपको बढ़िया नंबर आ जाए, कहीं आप में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। अब प्रक्रिया लिखा, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि जब मिट्टी इन प्रक्रियाओं से अपने उन्नत गुणों से युक्त हो जाती है, तो मृदा में जो प्राकृतिक भूमि क्षमता है वह उच्च होगी, मृदा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। हालांकि उत्पादकता तो इनपुट और आउटपुट के बीच का रेशियो होता है, तो उत्पादन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। मृदा उत्पादन में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो यही तमाम बातें प्रश्न पूछा है, और इतना लिखने के बाद आपको अपने आंसर की समाप्ति करनी है। तो बहुत सरल प्रश्न दोस्तों, लेकिन बढ़िया से लिखना है। यह भी करंट से है दोस्तों। नॉर्वेजियन एक विद्वान हैं जिसने डीप एंड शैलो इकोलॉजी के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। करंट से रिलेटेड प्रश्न है। डीप एंड शैलो इकोलॉजी के बारे में बताया, जैसे डीप इकोलॉजी को बताया है कि मानव अपने प्रक्रियाओं में किस प्रकार से रूपांतरण करते हुए अपने पारितंत्र की सुरक्षा कर सकता है, तो इसे हम डीप इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो दूसरे तरीके से मानव की अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत पारितंत्र की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किस प्रकार के प्रयास हो सकते हैं, इसे शैलो इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। इस बात को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है इसमें, तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा।
प्रश्न सीधा है, गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी एक संकल्पना के रूप में उथली पारिस्थितिकी से किस प्रकार से भिन्न है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे डीप पारिस्थितिकी जो डीप इकोलॉजी है वो माइक्रो लेवल पर इकोलॉजिकल एनालिसिस की भी बात करता है, यह भी आपको याद रखना है। और इन दोनों बातों को मेंशन करते हुए सैलो इकोलॉजी से पृथकता दिखा देनी है, आंसर लिख देना है। 100 शब्दों में कितना विस्तार देंगे, 100 से 120 शब्दों में कितना विस्तार देंगे, और मस्ती से मुस्कुराते हुए जवाब लिखें और समाप्त करें दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है जियो क्या है ये, इकोनॉमिक जियोलॉजी से दिया है। बेसिकली अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेक्शन है उससे दिया गया प्रश्न है कि आर्थिक भूविज्ञान के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, चर्चा करिए। बहुत सरल है, इकोनॉमिक जियोलॉजी की बात करता है। अब इकोनॉमिक जियोलॉजी की बात करना है, सिंपल जियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए कि किसी स्थान पर विशेष प्रकार की चट्टानें हैं। चट्टानें अपने आप में जियोलॉजी का पार्ट है, चट्टानें हैं, स्थलाकृति है, समझने की कोशिश करिएगा। अब इन चट्टानों का आर्थिक रूप से उपयोग किस प्रकार से किया गया, आर्थिक रूप से उपयोग किस प्रकार से किया गया। अब आर्थिक रूप से अगर उपयोग किया गया, जैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैंने कि इनका किया गया खनन या उत्खनन किया गया, उत्खनन किया गया, तो खनन या उत्खनन से इनके पर्यावरण पर पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं। निगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं। ये हो गई आपकी आर्थिक भूविज्ञान के पर्यावरणीय प्रभाव कि अगर जियोलॉजिकल इवेंट्स कोई है, उस जियोलॉजिकल इवेंट्स या कंपोनेंट्स का इकोनॉमिक यूज किया गया, उस इकोनॉमिक यूज से किस प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे। यहां इसका संबंध निगेटिव से कहीं ज्यादा है। अगर इसे लिखते ही हैं तो निगेटिव तो यहां पर 60 से 70% लिखना है, पॉजिटिव 30% लिखना है। इसे लिखते हुए उदाहरण के साथ समझा दीजिए। अभी रिसेंट में जैसे लिथियम के उत्खनन है, लिथियम का उत्खनन गहराई से किया जाता है। अत्यधिक गहराई से किए जाने की वजह से क्या क्या पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वायुमंडल पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, मृदा तंत्र पर क्या हो सकते हैं, जल तंत्र पर क्या हो सकते हैं, तो आपदा के संदर्भ में भूस्खलन आदि से संबंधित क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। इन्हें 2-3-4 बिंदुओं को आप लिख देंगे। इन 2-3-4 बिंदुओं को लिखने के साथ साथ कई बार गहराई पर किए गए उत्खनन के कुछ सकारात्मक पक्ष यह भी होते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम के विषय में जो स्थलाकृतिक संरचना है, हमें उसके विषय में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, ताप, दाब, घनत्व आदि का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे जानकारी में कुछ विशेष इनरिचमेंट तत्वों में होते, विशेष इनरिचमेंट होता जाता। तो ये तमाम पक्ष एक पॉजिटिविटी के अंतर्गत लिख देंगे। और भी कुछ बातें हैं तो आप लिख देंगे अपने तरीके से। तो ये आपका जवाब यहां पर पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर पहला, जिसके 5 खंड थे, पांचों खंड बेहद सरल, बेहद सहज और उनके बढ़िया से जवाब लिख सकने थे, जिसमें से 2 प्रश्न आपके कुछ करंट इवेंट्स या करंट से जुड़े हुए थे और बाकी 3 प्रश्न सामान्य जुड़े हुए थे। जो 2 करंट से जुड़े हुए टॉपिक थे वह भी ट्रेडिशनली पढ़े जाते हैं, पर दोनों करंट से जुड़ जाने की वजह से उनकी महत्ता बढ़ गई थी। तो अगर करंट से जोड़कर ही अगर आप बात को लिखेंगे ना तो मार्क्स ज्यादा बेहतर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड ए की बात है, पूरा चुंबकत्व एवं समुद्र अधः स्थल प्रसरण के साक्ष्यों ने प्रमाणित किया है कि महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियां कभी स्थिर नहीं रहे हैं। समुचित रेखा चित्र द्वारा व्याख्या करिए। देखो, आप इसमें पैलियोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बताएंगे कि क्या है, कि किसी चट्टानों के उत्पत्ति कालखंड में जो चट्टानों द्वारा धारण किया गया चुंबकत्व का गुण है उसे पैलियोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। फिर आगे की बात आप करेंगे कि ये आपने बात कर दी। अब दूसरी तरफ आपको ये करना है कि सागर नितल प्रसरण क्या है। इसके सिंपल सी बात करना है कि सागरीय, आपको केवल एक लाइन में लिखना है। अब इतनी बात नहीं लिखना कि 1960 में प्रोफेसर हैरी हैंस ने अपनी पुस्तक ऐसे इन जियो पोएट्री में, ये तमाम बातें नहीं लिखना है।
और आपको ये लिखना है कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के अंतर्गत प्रोफेसर हैरी हैंस महोदय ने इस बात की व्याख्या की है कि महाद्वीप स्थिर है जबकि सागरीय तली कटकों के सहारे निरंतर प्रसारित हो रही है। फिर आगे बात करना है कि वाइन एंड मैथ्यू, डीज एंड मूर्स जैसे विद्वानों ने अटलांटिक महासागर की तली का पूरा चुंबकत्व के आधार पर और आयु या कालखंड के आधार पर विश्लेषण करना आरंभ किया। उस विश्लेषण में क्या क्या साक्ष्य मिले तो आपको बताना है कि कटकों से दूर जाने पर प्लेट शब्द ना कहें अगर तो कहेंगे सागरीय नितल की आयु में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। चुंबकत्व की दिशा दोनों विपरीत दिशाओं में तो समान है लेकिन अपने पास वाले से भिन्न है। और उस रेखा चित्र को दिखाएंगे, जैसे रेखा चित्र कैसे दिखता है कि मान लो यहां पर कटक है, ये पूरा कन्वेयर बेल्ट वाला जो रेखा चित्र बनता है इसको आप दिखा सकते हैं तो दोनों चीजें साथ साथ हो जाएंगी। मान लो यहां पर मैग्मा का उद्गार हो रहा है, मैग्मा के उद्गार से यहां पर कटक का फॉर्मेशन है। इस भाग में यहां पर महाद्वीप प्राप्त हो रहे हैं, जो ये चित्र आप बनाते हैं, रेखा चित्र की बात स्पेशली करता है। ये पूरा भाग जल में डूबा हुआ है तो आप क्या देखेंगे कि इसके पास अगर हम हैं तो यहाँ तो आयु आज की है, इसके बाद आयु पुरानी है, इसके बाद आयु और पुरानी है। अब मान लो ये 5 मिलियन वर्ष पुरानी है तो इधर भी ये 5 मिलियन वर्ष होगी। ये 10 मिलियन वर्ष पुरानी है तो इधर भी ये 10 मिलियन वर्ष पुरानी। ये 15 मिलियन है तो इधर भी ये 15 मिलियन वर्ष पुरानी। यहाँ पर ये 20 मिलियन वर्ष पुरानी है तो इधर पर भी ये 20 मिलियन वर्ष पुरानी होगी। तो दोनों ओर देखेंगे आयु में समानता है, दोनों ओर समानता है लेकिन अपने समीप वाले से असमानता दिखती है। तो इसी तरह से चुंबकत्व की दिशा को अगर देखेंगे कि यहां पर अगर चुंबकत्व की दिशा ऐसी है तो इसमें चुंबकत्व की दिशा ऐसी होगी, फिर से इसमें चुंबकत्व की दिशा ऐसी है तो चुंबकत्व की दिशा यहां पर ऐसी प्राप्त होती है। मतलब अपने समीप की जो स्ट्रिप है, पट्टी है, उससे विपरीत पूरा चुंबकत्व की दशा प्राप्त होती है, जो कि ये बताती है कि जो ये समान चुंबकत्व की दिशा वाली चट्टानें हैं कभी कटकों के समीप उत्पन्न होकर एक रही होंगी और दो विपरीत दिशाओं में संचरण के प्रभाव से यह दूर चली गईं, जिसमें से आपस में समानता दिखती है लेकिन समीपी चट्टानों से भिन्नता दिखती है। इस चित्र को बनाते हुए आपको बात को एक्सप्लेन कर देना है, शानदार 20 नंबर लाना है दोस्तों, शानदार तरीके से। आप इतना अच्छा लिख सकते हैं कि 20 में से एकदम सर्वोत्तम 70 से 80% अंक ला सकते हैं, इससे भी कुछ बेहतर अंक ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस बात को लिखने का प्रयास करना है। दूसरे का बी है कि समुचित उदाहरणों को देते हुए प्रतिचक्रवात। अब इस प्रश्न को भी अगर मुझे एनालाइज करवाना पड़े तब तो दोस्तों मजा नहीं आएगा। मुझे लगता है तब तो ये यार थोड़ा मुश्किल सी बात है फिर किसी विद्यार्थी के लिए कि अगर प्रतिचक्रवात की विशेषता बतानी पड़े और प्रतिचक्रवात के संदर्भ में मौसमी दशाओं को बताना पड़े, उदाहरणों के साथ कुछ भी आप बात करें, बताना पड़े, तो फिर मजा तो नहीं ही आएगा। सिंपल तरीके से आप एक लाइन में पहले बताइए कि प्रतिचक्रवात क्या है, आपको बताना है। उदाहरण भी देंगे, बताते हैं प्रतिचक्रवात क्या है, फिर प्रतिचक्रवात की आप विशेषता को बताएंगे और विशेषता के साथ लक्षणों को बताएंगे। विशेषता में बताएंगे कि प्रतिचक्रवातों में चक्रवातों के विपरीत ऊपरी वायुमंडल से केंद्रीय भाग में वायु का मंद अवतलन पाया जाता है, जिसकी वजह से वायुमंडलीय दशाएं लगभग स्थिरवत बनी रहती हैं, परंतु पवनों का संचरण केंद्र से बाह्य भाग की ओर मंद दर से क्या हो रहा होता है, बाह्य भाग की ओर चक्रण करता हुआ होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चक्रण है। प्रतिचक्रवातों में बहिर्वाही पवनें अत्यंत मंद इसलिए होती हैं कि दो समदाब पेटियों के मध्य दाबांतर अत्यंत निम्न पाया जाता है। वायुमंडल क्या होगा, बादल विहीन होगा, स्वच्छ होगा, शांत पवन तंत्र होगा, खिली हुई धूप होगी, सारी बातें लिख दें। जैसे
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में बनने वाले प्रतिचक्रवात, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में बनने वाले प्रतिचक्रवात, जैसे जेट स्ट्रीम के ट्रफ श्रृंग एवं गर्त प्राप्त होते हैं, गर्त क्षेत्रों में बनने वाले प्रतिचक्रवात। समझ रहे हैं? कितने भी उदाहरण देते रहें और उदाहरण देकर आप इन तमाम बातों को बताते रहें। यह भी बता सकते हैं कि चक्रवातों के शीर्ष भागों पर बनने वाले प्रतिचक्रवात, कई स्थानों पर चक्रवात प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ये तमाम बातें करते हुए, विशेषताओं को बताते हुए, मौसम की दशाओं को बताते हुए जो मैंने बात बताई, अपने आंसर को आपको समअप करना है और शानदार 15 नंबर में से इसमें भी 70-80% मार्क्स लाइए। प्रतिचक्रवात का एक छोटा चित्र भी बना दीजिए और बस मुस्कुराते हुए अपने अगले आंसर या प्रश्न की ओर बढ़ें। महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? कितना सरल प्रश्न, कितना सहज प्रश्न। सागरीय जलधाराओं के उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं। अगर आपको लगे कि सर कारक इतने सारे लिखने में बहुत ज्यादा समय लिखेगा, तो उतने सारे कारक क्यों लिखोगे? आपको सिंपल लिखना पृथ्वी से संबंधित कारक में, तो आप क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी से संबंधित कारकों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं डैश 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 डैश। इसी तरह वायुमंडल से संबंधित कारकों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं डैश 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 डैश। इस तरह से आप तमाम फैक्टर्स को ठीक प्रकार से लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? वायुमंडलीय कारक लिखिए, अंतःसागरीय कारक लिखिए, वायुमंडलीय, अंतःसागरीय, पृथ्वी से संबंधित और मॉडिफाइंग फैक्टर को आप एक एक छोटे छोटे पैरा में आप 30-30 शब्दों में 3-4 पैरा में अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। अब 3-4 पैरा में समाप्त करने के बाद कुछ उदाहरण लेते हुए आपको प्रॉपरली बताना है कि प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं, तो गर्म जलधाराएं किस तट पर किस प्रकार के यहां पर एक त्रुटि है। आपको यह भी बता दूं कि आप हिंदी में अगर देखेंगे तो प्रशांत महासागर के विशेष संदर्भ में ये जो तृतीय जलवायु है शब्द गलत लिखा है। और आप लोगों को मैं बार बार समझाता रहता हूं अध्ययन के दौरान कि जब भी प्रश्न पढ़ें इंग्लिश जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि हिंदी में कई बार त्रुटियां आ जाती हैं। देखो कितने महत्वपूर्ण है आपका इस प्रश्न का जवाब लिखना। एक प्रश्न आपको आर या पार कर सकता है। आप समझ रहे हो? अभी जब आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, आप ब्यूरोक्रेट्स बन रहे होंगे, तो आपको एक एक प्रश्न की महत्ता पता चल रही होगी। अगर इसे किसी ने पढ़ लिया तृतीय जलवायु, तो वो तो पागल हो जाएगा कि ये तृतीयक जलवायु क्या होता है, टर्शियरी क्लाइमेट क्या होता है। आज तक तो सर ने कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन दोस्तों इसने गलत ट्रांसलेशन किया है। ये ट्रांसलेशन कोस्टल क्लाइमेट का है। ये तटीय लिखना था, इसे तटीय लिखना था, तो तटीय की जगह इसने तृतीय लिख दिया है। अब क्या करोगे? कुछ बच्चा तो तृतीय जलवायु लिखता हुआ पागलों की तरह कुछ कुछ बातें बनाता हुआ, पागलों की तरह कुछ भी लिखता हुआ चला आएगा और बोलेगा मैंने सही लिखा है, क्योंकि उसे तो ये लगेगा ना कि महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न हुई है, इसका जवाब मुझे आता है। लेकिन एग्जामिनर की नजर अगर यहां जाएगी तो मार्क्स कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा बच्चा जिसने इंग्लिश का प्रश्न पढ़ लिया है कि कोस्टल क्लाइमेट की बात करता है और पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे तो डिस्कस देयर इफेक्ट्स ऑन कोस्टल क्लाइमेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द पैसिफिक ओशन, जवाब आ जाएगा। आपको पढ़ना क्यूरोशिवो की करंट्स किस प्रकार का प्रभाव, क्यूरोशिवो, शिशिमो, ओयाशिवो, कैलिफोर्नियन, ये तमाम करंट किस प्रकार के तटीय जलवायु को पैदा करेंगे। ठीक है ना? तो पेरुवियन की करंट, हम्बोल्ट की करंट, नॉर्मल करंट्स के आसपास के बाद ऑस्ट्रेलियन, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट्स, जिसकी भी बात करनी है 2-4 उदाहरण लेते हुए दोस्तों आपको यहाँ पर जवाब लिखने हैं, अपने आंसर को सेटिस्फाई करना है। मैप बनाकर भी दिखा सकते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र दिखा दीजिए और वहाँ पर कैसे प्रभावित करती हैं, आपका जवाब मस्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट है स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के कारण। ध्यान रखना, स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के कारण में सबसे पहला कारण तो होता है स्थलाकृति। आप सब जानते हैं स्थलाकृति होती है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, ध्यान रखना कि ऊष्मागतिकीयता होता है। ये ऊष्मागतिकीयता प्रभाव से जुड़ा होता है आर्द्रता।
आर्द्रता में अंतर, ये तमाम बातें जो पैदा होती हैं, ध्यान रखना, ये ऊष्मागतिकीयता एवं आर्द्रता में अंतर बेसिकली ताप एवं दाब में अंतर पैदा कर देता है, दाब में अंतर पैदा कर देता है। इस वजह से लोकल लेवल पर कुछ विशिष्ट प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। लोकल लेवल पर उन पवनों को दो वर्गों में रख सकते हो आप, एक ठंडी पवनें होंगी, दूसरी गर्म पवनें होंगी। तो इनके विशिष्ट उदाहरण उठाते हुए आप बातों को लिख डालो ना दोस्तों, क्या क्या मजा आएगा। सब कुछ विशिष्ट उदाहरण, अफ्रीका महाद्वीप में गर्म पवनें उठा लीजिए, सिरक्को है, हरमट्टन है, घिबली है, चीली है। तो फिर से पहुंचता हूं इसी के अपोजिट वहीं यूरोप में चले जाइए तो कुछ ठंड और कुछ गर्म ले लीजिए, पुर्गा ले लीजिए, बुरान ले लीजिए, मिस्टर ले लीजिए, लेवांटे ले लीजिए। तो दूसरी तरफ चिनूक एवं फॉन के संदर्भ में फॉन ले लीजिए, तो वहां चिनूक ले लीजिए, सेंटा आना ले लीजिए। मतलब आप इसी तरह के उदाहरण लेकर स्थानीय स्तर पर इनके महत्व को बता सकते हैं। जैसे चिनूक एंड फॉन आइस ईटर होने की वजह से धरातलीय क्षेत्र में घास के मैदान बनाने में मदद करती है। तो दूसरा एक बेस्ट और तरीका हो सकता है, अगर आप इसे माउंटेन एंड वैली ब्रिज के रूप में दिखाना चाहते हैं, जैसे चिनूक एंड फॉन अपने आप में माउंटेन ब्रिज हो गई, तो अगर इसे दिखाएंगे तो किस दशा में फॉग का फॉर्मेशन होता है और कब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, चित्र बनाते हुए दिखाओ ना कि माउंटेन ब्रिज का प्रभाव फॉग फॉर्मेशन में कैसा है, तो वैली ब्रिज का प्रभाव क्लाउड फॉर्मेशन में कैसा। इसी तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का, कि सी ब्रिज किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनी क्लाइमेट जन्म देती है। तो दूसरे तरफ दूसरे के बारे में आप आओ कि लैंड ब्रिज किस तरह से कोस्टल ड्राई क्लाइमेट को जन्म देती है, ड्राई कंडीशन को जन्म देती है। चित्र बनाकर उदाहरण देकर आप लिख सकते हो दोस्तों, और बढ़िया तरीके से आप इसे बता सकते हो। 20 में से 18 नंबर लाओ, 15 नंबर लाओ, इस स्थिति को पैदा करो, इस स्थिति को उत्पन्न करो। इसका जवाब आपको यह लिखना है। संप्राय भूमि को परिभाषित कीजिए। संप्राय मैदान की जब भी बात आए, पेनी प्लेन की जब भी बात आए, तो दोस्तों शुरुआत तो आपको डेविस से करनी है। डेविस महोदय से इसकी शुरुआत करेंगे प्रश्न की, और डेविस के बाद प्रश्न आगे क्या किया है आपको यह भी देखना है कि संप्राय मैदान क्या कहलाता है। डेविस ने अपने परिभाषा में इसे किस रूप में बताया हुआ है, तो विभिन्न भू आकृतिक चक्रों में। अब देखो, जब विभिन्न भू आकृतिक चक्र की बात आती है तो इसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों की बात आती है, चक्रीय की बात आती है और गैर चक्रीय की भी बात आती है, गैर चक्रीय की भी बात आ जाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो चक्रीय क्रम में जो पेनी प्लेन है, इसमें पेंक ने क्या बताया, जो पेनी प्लेन है इसमें क्रिकमे ने अपने उसमें क्या बताया है, इन सब की भी विशेषताओं को बताइए। कि जिसे डेविस ने पेनी प्लेन कहा, उसी पेनी प्लेन को पेंक ने क्या कहा, उसी पेनी प्लेन को क्रिकमे ने क्या कहा। तो कोपेज संरचना से लेकर यहां तक आप पहुंचिए दोस्तों। और इतना कहने के बाद मैं तो कहूंगा स्ट्रॉलर बताएं या नहीं बताएं, लेकिन जेटी हैक के बारे में तो यहां एक बार बताना बनता है दोस्तों। जब आप जेटी हैक के बारे में बताएंगे और इन सब ने संप्राय भूमि के साथ जुड़ी हुई दृश्य भूमि की विशेषताओं को जब बता देंगे दोस्तों, तो एग्जामिनर गदगद हो जाएगा कि बच्चे ने कितना बढ़िया बताया है कि डेविस ने अपने संप्राय भूमि की विशेषता को किस तरह से अवतलोत्तर परिच्छेदिका के संदर्भ में दिखाया। तो इन सब ने किस प्रकार से उसे बताया। आप एक एक पैराग्राफ में छोटी छोटी बातें आप लिखकर अपने आंसर का स्पष्टीकरण दे रहे हैं और छोटा छोटा चित्र भी बनाते जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसने मोनार्ड रॉक की, इसने किस तरह से मोनार्ड नॉक की बात की है, तो किसने इंसेलबर्ग की बात की है। ये तमाम बातें अगर आप लिखोगे ना दोस्तों, किसने इंडरम्फ की बात की है, उसे मजा आ जाना है। और इंडरम्फ की संरचना बता रहे हो, मोनार्ड नॉक की संरचना बना रहे हो, इंसेलबर्ग की संरचना बना रहे हो और दिखा रहे हो। तो एक तरफ आप दिखा रहे हो कपर्दन चक्र में बाधा आ रही है और उत्थित संप्राय मैदान का निर्माण हो रहा है, सारी बातें बता रहे हो उदाहरण के साथ दिखाते हुए। मजा आ जाना, एग्जामिनर को शानदार नंबर देना है। तो ये काम करना है आपको यहां पर। फिर आइए प्रश्न तीसरे का तीसरा बिंदु है कि प्रादेशिक पारिस्थितिकी परिवर्तनों को कौन से कारक, सिंपल, बहुत अच्छा जवाब देना है आपको। एक तरफ प्राकृतिक कारक देना है, प्राकृतिक कारक के बारे में लिखना है, और एक तरफ मानवीय कारक के बारे में लिखना है।
दोनों कारकों को अलग अलग करके दिखा दीजिए, आपका जवाब सेटिस्फाई हो गया। प्रभावित करते हैं मानव स्वास्थ्य पर, ये किस प्रकार प्रभाव डालेंगे, ठीक है। प्राकृतिक कारक डालिए, मानवीय कारक डालिए, और जब ये कारक उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे तो मानव के स्वास्थ्य पर भी कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आप ये भी बताएंगे। समझ गए मेरी बात की नहीं? ध्यान रखें, जब भी ये बात आए तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को जरूर जोड़ें। क्लाइमेट चेंज एवं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को जोड़ने के साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को जरूर दिखाएं, ताकि एग्जामिनर की नज़र उस बात पर जरूर जाए जहां तक वह चीज़ों को देखना चाहेगा। तो ये बात करते हुए आप अपने प्रश्न को सेटिस्फाई करें। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथे का ए है, सागरीय संसाधन तथा उनके आर्थिक महत्व का एक विवरण दीजिए। जब भी सागरीय संसाधन पर आपको जवाब लिखना हो दोस्तों, तो इसके लिए पहले तो संसाधन आदि की परिभाषा को संक्षेप में समझाएं, और संसाधन की परिभाषा को संक्षेप में समझाते हुए आप इसका पूरा एक फ्लो चार्ट दीजिए कि ये जैविक संसाधन प्राप्त होते हैं, ऊर्जा संसाधन प्राप्त होते हैं, खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, एवं कुछ अन्य की बात भी की जा सकती है। जैविक संसाधनों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक प्लैंक्टन समूह है, एक नेक्टन समूह है, तो एक बेंथोनिक्स समूह है। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक कन्वेक्शनल है तो एक नॉन कन्वेक्शनल है, और इनकी व्याख्या यहाँ पर। और खनिज संसाधन को यहाँ पर आप जितने वर्गों में बांटना चाहो आप उतना वर्गों में। तटीय खनिज संसाधन, डीप सी मिनरल रिसोर्स, तटीय खनिज संसाधनों में क्या क्या प्राप्त होता है, डीप सी में पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स आदि की बात करते हुए ये तमाम बताएं। फिर सागर का अन्य जैसे परिवहन के संदर्भ में, पर्यटन के संदर्भ में, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो मनोरंजन, आमोद प्रमोद के साधन के संदर्भ में जो भी यूज हो रहा उन यूजेस को आप बताएं। लेकिन इधर के पक्ष पर ज्यादा फोकस रहे, इधर के पक्ष पर थोड़ा कम फोकस होना है। इतनी बात बताते हुए फिर आपको बताना है कि इन तमाम प्रक्रियाओं से सागरीय जल का जैविक प्रदूषण कैसे हो रहा है, सागरीय जल का रासायनिक प्रदूषण कैसे हो रहा है, सागरीय जल का तापीय प्रदूषण कैसे हो रहा है, ये बातें कहें और आप अपने उत्तर को पूर्णता दें। ठीक है ना? इतनी बात कहते हुए अपने उत्तर को आपको पूर्णता देना है। तो ये आपका यहाँ पर बेस्ट जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है कि एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में जैव क्षितिजों एवं खनिज क्षितिजों की विशेषताओं के मध्य अंतर स्पष्ट, विशेषता के बीच अंतर स्पष्ट करना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब हम सोयल प्रोफाइल की बात करते हैं तो सोयल प्रोफाइल में सबसे पहला हम ओ लेयर की बात, ओ हॉरिजोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओ हॉरिजोन की बात करते हैं। फिर ए हॉरिजोन की बात करेंगे, फिर बी हॉरिजोन की बात करेंगे, फिर सी हॉरिजोन की बात करते हैं। ओ हॉरिजोन को ही हम लोग जैविक संस्तर के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग O1, O2, O3 में बांटते हैं। इसी तरह से ये अगर जैविक संस्तर है, ओ हॉरिजोन जैविक है, तो ये इनमें आपको लिखना है पर्ण ढेर मंडल, डफ जोन, ह्यूमस जोन, इनके बारे में। और लिखना नहीं मतलब इसको जानना है। तो इन दोनों के बारे में आप जानते हैं कि इन दोनों को ही विशुद्ध रूप से हम लोग खनिज मंडल कहते हैं, जिसमें से ये होता है अपवहन मंडल क्षेत्र और ये होता है विनिक्षेपण क्षेत्र। और ये तमाम बातें अब आपके दिमाग में हैं, ये लिखना नहीं है। अब इसकी विशेषता लिखनी है और इसकी भी विशेषता लिखनी है। दोनों के बीच विशेषताओं के अंतर को समझाना है। एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में जैव क्षितिज एवं खनिज क्षितिजों की विशेषताओं के मध्य अंतर करना है। आप चाहो तो आप इस तरह दिखाकर इनके बीच अंतर कर सकते हो, पर ध्यान रखना सी जो कि रेगोलिथ एवं पेरेंटल जोन से संबंधित होती है, तो रेगोलिथ एंड पेरेंटल जोन के बारे में इसमें नहीं व्याख्या करनी है। ओ हॉरिजोन और ए और बी हॉरिजोन जो कि खनिज संस्तर कहलाते हैं, इनके बीच के अंतर को इसमें स्पष्टता से पूछा है।
यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में यह बात भी विद्यार्थी को जानना चाहिए कि एग्जामिनर जितनी बात पूछता है आपको उतनी ही बात लिखनी है, निरर्थक बातें लिखने की कोशिश नहीं करनी है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि निरर्थक बात लिखोगे तो आपको कुछ और अतिरिक्त मार्क्स आएगा, एग्जामिनर और आपसे खुश नहीं होगा, सोचेगा यार कहाँ की बात लिखता है, हमने तो सीधा सीधा बच्चे का नाम पूछा था और वो बता रहा है मेरा नाम फला है, मेरे पिताजी का नाम फला है, मेरी माताजी का नाम फला है। ऐसा नहीं करना, जो पूछा जा सटीक आप उसका जवाब दीजिए, बात समाप्त करिए। तो आपको इस प्रकार से इसका जवाब लिखना होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन। कितना बढ़िया जवाब है कि व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। सभी बच्चा ज्योग्राफी जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं प्रत्येक बच्चे को इसका जवाब पता है कि क्षोभ मंडल में या वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर, हालांकि ये क्षोभ मंडल की परिघटना है तो सीधे क्षोभ मंडल लिख सकते हो कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर सामान्यतः तापमान में गिरावट आती है और वो गिरावट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के आधार पर प्राप्त होती है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन इस परिघटना के विपरीत अगर ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि प्राप्त हो तो उसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन के उदाहरण को पहले दो भागों में बांट देंगे, एक सरफेस लेवल इन्वर्जन और एक ट्रोपोस्फेरिक इन्वर्जन बना देंगे। फिर सरफेस लेवल इन्वर्जन के अंतर्गत मैकेनिकल इन्वर्जन को दे देंगे, टेरेस्ट्रियल इन्वर्जन को दे देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो ये टेरेस्ट्रियल नहीं सॉरी रेडिएशनल इन्वर्जन को दे देंगे, इस प्रकार के इन्वर्जन को बता देंगे। तो दूसरा अपर ट्रोपोस्फेरिक इन्वर्जन जो हो रहा है, तो अपर ट्रोपोस्फेरिक इन्वर्जन में एक बेस्ट एग्जांपल आपका हो सकता है आपका जो फ्रंट के सहारे बनता है कि नीचे ठंडी वायु राशि है और उसके ऊपर आरोहित होती हुई गर्म वायु राशि और ऊपरी क्षोभ मंडल में यहां पर इन्वर्जन की स्थिति आती है। और इस इन्वर्जन से कब क्लाउड फॉर्मेशन होगा? जैसे अपर ट्रोपोस्फेरिक इन्वर्जन है तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बट अगर सरफेस लेवल इन्वर्जन है दोस्तों तो फॉग फॉर्मेशन होगा। तो स्थानीय फॉग फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन के उदाहरण के साथ आपको यहां पर चित्र बनाते हुए सबका दिखाना है। इसे दिखाइए, जवाब दीजिए, आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। पहले पार्ट के चारों प्रश्न समाप्त, और चारों प्रश्नों में से सारे जवाब आप चाहो दोस्तों तो शानदार लिख सकते थे, लेकिन चारों प्रश्न लिखने का आपके पास ऑप्शन नहीं था। यहां पर 4 में से अधिकतम आप 3 ही प्रश्न लिख सकते थे, जिसमें से पहला प्रश्न अनिवार्य था, 2 किसी को भी सेलेक्ट कर सकते थे। तो इस प्रकार से आपको पहले खंड के जवाब लिखने थे। दूसरा खंड कुछ इसी तरह, थोड़ा मैं आपको स्पीड अप करता हूं क्योंकि ये तो एनालिसिस की क्लास तो है नहीं बेसिकली, तो यहां स्पीड अप करता हूं थोड़ा। दूसरा खंड इसी प्रकार से है, यहां भी आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। 4 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न, ओह सॉरी मैंने दूसरा प्रश्न ला दिया आपके सामने, ये पहला प्रश्न है 5वें का। ये मानव भूगोल में एक मौलिक संकल्पना के रूप में क्षेत्रीय विभेदन, जिसे कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन, के क्रमिक विकास की व्याख्या करिए। देखो एरियल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, देखो दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हॉटशोन महोदय ने पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसे जन्म दिया, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि एरियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में हम कांट को जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट को क्षेत्रीय विभेदन का पितामह मान सकते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन का पितामह मान सकते हैं। तो कांट से शुरू करते हैं ये, और कांट के बाद इसको इन्होंने नहीं क्या, क्षेत्रीय विभेदन जो कोरियोग्राफी करके लिखा है, तो हेटनर महोदय ने इसको कोरियोग्राफी नाम से आगे कितना बढ़ाया, इस पूरे विकास क्रम को आप लिखें। हॉटशोन से लेकर कांट के विचार, हेटनर के विचार, इन सब को आप आगे लिखते हुए आप इसके विकास को दिखा दीजिए। 10 नंबर में लिखना दोस्तों, 100 शब्द लिखना, कोई चित्र नहीं बनेगा, बढ़िया तरीके से भाषा में आपको ये बात लिखना पड़ेगा। क्षेत्रीय विभेदन की परिभाषा को भी बताना पड़ेगा कि आखिर क्षेत्रीय विभेदन होता क्या है, पर ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 शब्द में बताना है। ऐसा नहीं कि बातों का इतना विस्तार किसी पक्ष का दे दीजिए कि बाकी बातें लिखने के लिए आपके पास शब्द सीमा समाप्त हो जाए। ये करिए और आपका जवाब पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा।
विकासशील विश्व से संबंधित खाद्य एवं पोषण समस्याओं का समालोचनात्मक वर्णन करिए। देखो, ज्योग्राफी में कुछ खंड ऐसे हैं, एक मेरा अपना सुझाव है कि ऑप्शनल में तो आप पढ़ते हैं, वैकल्पिक विषय में तो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ खंड ऐसे हैं जो ज्योग्राफी के साथ साथ, क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का विषय है, ज्योग्राफी के कई खंड ऐसे हैं जो कि जीएस के और कहीं अन्यत्र खंडों में पढ़े जाते हैं। तो ध्यान से मेरी बात अगर आप समझो कि इन कुछ प्रश्नों को अगर आप जीएस से भी टच देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा टच दे सकते हैं। जैसे ये खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ये तमाम टॉपिक जब आप पढ़ते हो ना, तो भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में जीएस में आप बहुत अच्छे से इंडियन सोसाइटी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो चाहो तो आप वहां से इस जवाब को लिख दो, चाहो तो आप ज्योग्राफी से लिख दो कि विकासशील विश्व से संबंधित। अब विकासशील विश्व में भारत भी है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भारत जैसे देशों से संबंधित लगाना है कि भारत जैसे देशों में खाद्य एवं पोषण की समस्या क्या है भी या नहीं है तो किस स्तर पर है, ये तमाम बात को आपको लिखना है। भारत को टारगेट करो, आप सारा विकासशील देशों को कुछ उसी प्रकार से आप लिख डालोगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कुछ ऐसा लिखना होगा और आपको मजा आ जाएगा, बस लिखने की कोशिश करिए, ठीक है? ओके, ह्यूमन माइग्रेशन में पुश एंड पुल के मध्य संतुलन का प्रतिबिंब, ओ कितना बढ़िया है, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। सबसे पहले तो जब माइग्रेशन आप पढ़ते हो तो कई मॉडल पढ़ते हो, और माइग्रेशन पढ़ते समय जो ली का मॉडल पढ़ते हो, ली के मॉडल में एक तरफ आप यहां देखते हैं कि पुश इफेक्ट क्या लग रहा है, तो एक तरफ देखते हैं कि पुल इफेक्ट क्या लग रहा है, जनसंख्या इधर से भाग क्यों रही है, इधर पहुंच क्यों रही है। इस मॉडल को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपका पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। तो दूसरी तरफ सबसे नवीन प्रवासी जनसमूह के संदर्भ में विस्तार से बताएं तो दोस्तों ध्यान रखना, ये नवीन प्रवासी समूह जो है वो इंटेलेक्चुअल लोगों का है, ये ब्रेनी लोगों का है। जो ब्रेन ड्रेन वाला भी कॉन्सेप्ट इस समय पर आ रहा है उसको समझना है कि इस समय पर अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माइग्रेशन देखेंगे तो एक राष्ट्र का इंटेलेक्चुअल, टेक्नोक्रेट, आप जो भी नाम दें, इंटेलेक्चुअल वर्ग, टेक्नोक्रेट वर्ग या सर्विस प्रोवाइडर वर्ग दूसरे राष्ट्र की ओर, विकासशील राष्ट्रों के जो ये टेक्नोक्रेट्स आदि हैं, ये विकसित राष्ट्रों की ओर जा रहे हैं। ये प्रवास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहाँ किस रूप में पाया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है, इसे आप लिख दें जो प्रश्न पूछ रहा है, बस खत्म। पुश एवं पुल इफेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स, भारत के अन्य सर्विस प्रोवाइडर क्यों यूएस की ओर, क्यों यूरोप की ओर, क्यों ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास कर रहे हैं, बातों को लिखें और समाप्त करेंगे। तो दूसरी ओर यह भी लिखेंगे कि भारत का बहुत बड़ा एक श्रमिक वर्ग आज पश्चिम एशिया में तेल की खदानों में श्रमिकों के रूप में, पश्चिम एशिया में वहाँ स्कूलों के शिक्षकों के रूप में, पश्चिम एशिया में नर्सेस की भूमिका के रूप में, तो पश्चिम एशिया में घरेलू कामगारों के रूप में भारत से यहाँ की ओर जा रहा है। इसको भी मेंशन करते हुए आप अपनी बात को लिखेंगे। लेकिन जितनी बात मैंने बताया ना, उन तमाम बातों को एक पैरा में आपको एक दो उदाहरण देते हुए बात को समाप्त करना। ऐसा नहीं कि इतना विस्तार दे दें कि आपके पास अब आंसर पूरा लिखने के लिए गुंजाइश ही न रहे किसी चीज के लिए। अब माल्थस मॉडल के लिए पूछा है, माल्थस के सिद्धांत को वर्तमान समय में मान्य नहीं किया गया है, अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करिए। देखिए, माल्थस के बारे में आप जानते हैं कि माल्थस ने एक प्रकृतिवादी सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि अगर जिस दर से हो रही है तो 25 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, और इन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि अगर देखी जाए और संसाधनों या खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि को देखा जाए तो उसमें एक व्यापक अंतर देखा जाता है। यह अंक गणितीय दर से बढ़ रहा है, तो दूसरा है जो जियोमेट्री पार्ट से बढ़ रहा है। तो इस तरह से बढ़ने के बीच, दोनों के बीच जो अंतराल आता है, इससे खाद्य एवं पोषण की समस्या आएगी। और खाद्य एवं पोषण की समस्या के साथ इन्होंने
बताया कि जनसंख्या में धीरे धीरे बहुत 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 प्रॉपरली इन्होंने एक प्लान के साथ समझाया है। इन्होंने बताया है कि प्रकृति जो हमारी है यह एक आइसोलेटेड नौका की भांति है, जिसमें भोजन की थाल सजी हुई है और भोजन की थाल कुछ सीमित लोगों के लिए है, और उतने सीमित लोग अगर पृथ्वी में आते हैं, मतलब उतने लोगों के लिए ही संसाधन है, अगर उतने लोग आते हैं तो पृथ्वी उनका भरण पोषण कर पाएगी, और अगर उतने लोगों से कहीं अधिक लोग आते हैं तो उन्हें भूखा लौटना पड़ेगा। इस प्रकार से जब अपने उन्होंने बात की है, और फिर वही पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक वगैरह की उन्होंने जो बात की है, तो बेसिकली इन्होंने जो बात की है अगर उदाहरण से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इनकी सोच बड़ी निराशावादी थी। भारत के ही उदाहरण पर देखा जाए तो इन्होंने जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि की बात की थी, तो जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में इससे कहीं अधिक जो इन्होंने बीज गणितीय और अंक गणितीय दर से वृद्धि की बात की थी, तो जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो तो हुई, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन अंक गणितीय दर से नहीं हुआ, बल्कि कई गुना तीव्र दर से हुआ। भारत के ही उदाहरण को देकर आप समझा सकते हैं। अर्थात यह वर्तमान संदर्भ में पूर्ण रूपेण मान्य नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इनके सिद्धांत को आप प्रासंगिक करार नहीं दीजिएगा। ध्यान रखिए, इसने जो आगे लिखा अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करिए। दोस्तों, ये मत ऐसा कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अपने उत्तर के सकारात्मक पक्ष पर भी थोड़ा सा टच देना होगा, तभी आंसर आपका पूरा कहला पाएगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि केवल आप आलोचना में आ जाइए कि मार्क्स के आधार पर इनकी आलोचना कर डालिए, स्पेंसर के आधार पर इनकी आलोचना कर डालिए। आलोचना करते हुए आप इतना आगे तक बढ़ डालें कि इनकी महत्ता को ही भूल जाएं। समझ रहे हैं ना, इनकी महत्ता को भी आपको बैलेंस करते हुए आंसर को लिखना है। ग्रोथ पोल से संबंधित है जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के ध्रुवीकरण से प्रेरित क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलनों पर चर्चा करिए। दोस्तों, पेरॉक्स का मॉडल लिखना, कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिंपल। पेरॉक्स ने किस तरह से ध्रुवीकरण की बात की है, पोलराइजेशन की बात की है। पेरॉक्स ने किस प्रकार से एग्लोमरेशन की बात की है। पेरॉक्स ने किस तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात की है। पेरॉक्स के मॉडल को आप प्रॉपर तरीके से अगर आप बिंदुवार चर्चा कर देंगे तो क्षेत्रीय असमानता एवं असंतुलन पर पूरी चर्चा हो जाएगी। पेरॉक्स का मॉडल लिख दीजिएगा, ठीक है। और पेरॉक्स का मॉडल लिखते हुए आप अंतिम पैरा में थोड़ा सा ग्रोथ फोकाई तक भी पहुंच जाएंगे। ग्रोथ फोकाई तक भी, जो अपने यहाँ आरपी सिंह महोदय ने किया है, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि असमानता एवं असंतुलन, क्षेत्रीय असमानता एवं असंतुलन तक की तमाम बातों को बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से तब जाकर आप आगे लिख पाओगे। तो ये बातें आप इसमें लिख दीजिएगा अच्छे से। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में नगरीय विस्तार, मतलब अर्बन स्प्रॉल की बात कर रहा है, ये अर्बन एक्सपेंशन है। ध्यान रखना, नगरीय विस्तार में मान लो ये नगर है तो नगर का क्षैतिज रूप से विस्तार होता है और नगर का लंबवत रूप से विस्तार होता है, दोनों रूपों में विस्तार है नगर का। अर्बन स्प्रॉल, देखो अर्बन एक्सपेंशन की बात कर रहा है। स्प्रॉल है जब नगर सड़क मार्गों के सहारे क्षैतिज रूप से निरंतर विस्तृत होता जाए, लेकिन अर्बन एक्सपेंशन की बात है तो वहां पर लंबवत एवं क्षैतिज दोनों की बात करना पड़ेगा। तो विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में नगरीय विस्तार की समस्याओं एवं संभावनाओं की नगरीय उपांत क्षेत्र, नगरीय उपांत का मतलब होता है अर्बन फ्रिंज, बेसिकली यहाँ रूरल अर्बन फ्रिंज की बात होती है। तो अर्बन फ्रिंज कौन सा क्षेत्र होता है, मान लो यहाँ पर एक गांव है, एक रूरल एरिया है और ये आपका एक सिटी है, एक नगर है, तो यहाँ एक ऐसा भाग होगा जहाँ गांव की सीमा समाप्त हो रही होगी और यहाँ एक ऐसा भाग होगा जहाँ नगर की सीमा समाप्त हो रही होगी। अब यहाँ पर ये जो दोनों के बीच का क्षेत्र होता है ये होता है रूरल अर्बन फ्रिंज। तो रूरल अर्बन फ्रिंज को अगर दो भागों में बांटे तो इधर का भाग ये अर्बन फ्रिंज होगा, इधर का भाग ये रूरल फ्रिंज होगा। तो अर्बन फ्रिंज में क्या ऐसी समस्याएं हैं और
क्या ऐसी संभावनाएं हैं जिसके बारे में आपको चर्चा करनी है। प्रश्न मूल रूप से इसी पर है। राष्ट्रों के नगरीय विस्तार की समस्याओं एवं संभावनाओं की नगरीय उपांत के संदर्भ में विवेचना करिए कि इस क्षेत्र में नगर के विकास की क्या संभावना है, और यहां पर विकास तो हुआ लेकिन विकास के साथ यहां पर समस्या किस प्रकार की है। जैसे आप देखोगे कि इसी क्षेत्र में एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी, इसी क्षेत्र में डंपिंग हाउस भी बनेगा, समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं, इसी क्षेत्र में सौदाह गृह भी बनेगा। तो यहां की समस्याएं क्या हैं, यहां की संभावनाएं क्या है, दोनों बातों को आप अर्बन फ्रिंज के संदर्भ में लिखेंगे, ठीक है ना। रूरल अर्बन फ्रिंज में से आपको अर्बन फ्रिंज उठाना है, जिससे हाँ उदाहरण देते हुए आप लिखिएगा, चाहे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, किसी का उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण देते हुए बताइए, ज़्यादा बेहतर परिणाम आएगा। लैंगिक समता एवं मानव विकास के मध्य क्या संबंध, बहुत सरल है, बहुत सरल है दोस्तों, समझ रहे हैं ना कि जेंडर इक्वालिटी अगर है तो उसके साथ मानव विकास किस प्रकार से होगा। भाषा है, प्रॉपर भाषा में आप लैंगिक समानता एवं मानव विकास को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ज़्यादा पक्ष नहीं है जो एनालाइज करने का है। ज्योग्राफिकल पक्ष जहाँ पर एनालाइज करने का वो मैं बताऊंगा ही। विकास की सीमाएं, ग्रोथ पोल मॉडल, विकास की सीमा में लिमिट टू ग्रोथ की बात करता है। अब आप जानते हैं लिमिट टू ग्रोथ वाले मॉडल में पहले मैं एक बार पूरा प्रश्न आपके सामने पढ़ देता हूं कि विकास की सीमाएं मॉडल में जनसंख्या, संसाधन उपयोग एवं विकास के गठजोड़ को स्पष्ट करिए। देखो, इसमें आपने देखा है कि किस तरह क्लब ऑफ रोम द्वारा जारी किए गए प्रपत्र, आपने इसमें से मीडोज एंड मीडोज बंधुओं का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से मानव के द्वारा किया गया विकास, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, ठीक है ना। अब जब विकास किया गया तो विकास के साथ संसाधनों का उपयोग है। अब इस संदर्भ में उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि औद्योगिक क्रांति के उपरांत जिस तरह से मानव जाति ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर प्रकृति को ही अपने प्रदूषित कर दिया है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति ला दिया है, तो अब उस स्थिति से अब हमारी प्रकृति किस प्रकार से रिवर्स इफेक्ट पैदा करेगी कि मानव जाति औद्योगिक क्रांति से पूर्व के चरण में पुनः प्रवेश कर जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रतिमान दिए, पहला प्रतिमान, दूसरा प्रतिमान, तीसरा प्रतिमान, चौथा प्रतिमान, पांचवा प्रतिमान दिए। और उन प्रतिमानों के अंतर्गत कैसे कहता है कि अगर हम अब जनसंख्या नियंत्रण कर लें तब भी अब क्या होने जा रहा है, अगर जनसंख्या नियंत्रण कर ले, संसाधनों का संपोषणीय उपयोग करें तब भी क्या समस्या आने जा रही। प्रॉपर तरीके से उन्होंने ये बात कही। तो आप इसे चाहो तो मॉडल के रूप में दिखा दो और इसे चाहो तो बिना मॉडल का भाषा के रूप में इन तमाम संबंधों को दिखा दो, आपकी बात यहाँ पर पूरी हो जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इतनी बात करते हुए जो आलोचनात्मक पक्ष हैं तो आलोचनाओं के बारे में जरूर लिखना कि इसे किस तरह से निराशावाद की पराकाष्ठा का नाम दिया गया, ये तमाम पक्ष भी आपको जरूर लिखना है। तो नेक्स्ट बात आती है समुचित आरेखों द्वारा अगस्त लास के केंद्रीय स्थान से। देखो, सेंट्रल प्लेस थ्योरी में जनरली आप लोग क्या करते हैं, क्रिस्टॉलर पढ़ते हैं, और जब क्रिस्टॉलर पढ़ते हैं, क्रिस्टॉलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें से अगस्त लॉस की आप आलोचना करते हैं, अगस्त लॉस के माध्यम से आलोचना करते हैं कि क्रिस्टॉलर ने केवल 3 प्रकार की केवल सेवाओं को लिया, केवल 3 प्रकार की सेवाओं, प्रशासनिक सेवा लिया, परिवहन की सेवा लिया और बाजार केंद्र को लिया। लेकिन अगस्त लॉस कहते हैं कि नगर केवल 3 सेवाओं का केंद्र नहीं होता, इसलिए जो इन खटभुजों की चर्चा इन्होंने किया है, बोलते हैं खटभुजीय संरचना नहीं बनती है। तो आपको अगस्त लॉस पर फोकस करते हुए अपने मॉडल को बताना है, अगस्त लॉस के मॉडल को बताना है, क्रिस्टॉलर के मॉडल पर फोकस्ड मत हो जाइएगा दोस्तों, आपका आंसर सही होगा। मॉडल तो एक ऐसा टॉपिक होता है आंसर लिखने के लिए कि आप इसमें पूरा अंक लाइए, बातें सही तरीके से करिए और पूरा अंक लाइए, तो बढ़िया तरीके से आपको अगस्त लास्ट लिखना है दोस्तों।
अब ये आ गया दोस्तों सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट आ गया। सतत भूमि प्रबंधन पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक अवसरों के पूरक लक्ष्यों में सामंजस्य कैसे स्थापित करता है। अब सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में क्या है, अब देखो लैंड मैनेजमेंट में, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में होगा क्या, सबसे पहले भूमि को अपरदन से बचाना। कुल मिलाकर भूमि से जैसी समस्याएं हैं उन समस्याओं से बचाओ। मिट्टी को टॉक्सिफिकेशन से बचाना, विषाक्तता से बचाना। मिट्टी को विषाक्तता से आपने बचा लिया, मिट्टी को सुपोषीकरण से बचाना, सुपोषीकरण से बचाना। मिट्टी को विषाक्तता से लिख दिया हमने, मिट्टी को प्रदूषण से बचाना। ठीक है, मिट्टी में जल एवं वायु संतृप्तता का ध्यान रखना। ये तमाम पक्ष आप जानते हैं, इन तमाम पक्षों की सुरक्षा की बात करना है। अवसरों के पूरक लक्ष्यों में सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं, तो ये तमाम बात आई मिट्टी के संदर्भ में सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, जिसमें से आप इसकी सुरक्षा की तमाम प्रकार की प्रविधियों के बारे में आप जानते हैं। जब आप इतना आप लिखेंगे, ठीक है ना, इतना आप लिखेंगे तो इतना करने से आप क्या कर पा रहे हैं, मिट्टी को सुरक्षित रख पा रहे हैं। अब मिट्टी सुरक्षित है, मिट्टी की उर्वरता मेंटेन है, प्राकृतिक उर्वरता, भूमि क्षमता मेंटेन है, तो उससे क्या होगा, एक तो मृदा अपने आप में एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है, तो उसमें संतुलन की स्थिति व्याप्त हुई। पादप एवं जंतु जगत का समुचित विकास हुआ। फिर दूसरा, मिट्टी की उत्पादन क्षमता में प्राकृतिक स्तर से वृद्धि हुई। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से कृषिगत क्षेत्र का विकास हुआ। कृषिगत क्षेत्र के विकास से भरण एवं पोषण की समस्या से मुक्ति मिली। तो पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक अवसरों के पूरक लक्ष्यों में सामंजस्य, सारी चीजें इससे हो जाएंगी। आप अगर इसका सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करते हैं तो इससे पर्यावरण भी सुरक्षित, आर्थिक एवं सामाजिक जो समस्याएं थी उनसे भी निजात पाने के तमाम प्रकार के कदम आप अग्रसरित रूप में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बात हो गई सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की, पर आपको आंसर फिर फोकस करना है कि इन प्रक्रियाओं के प्रभाव से, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के प्रभाव से हमें ये परिणाम प्राप्त होंगे। इन परिणामों का प्रभाव पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से होगा। इस बात को लिखते हुए आपको अपने आंसर को समाप्त करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाएं, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी की बात करता है। थॉमसन एवं नोटेस्टीन महोदय ने दिया। सीधा सीधा सा प्रश्न है दोस्तों, सीधे सीधे प्रश्न का जवाब लिखना है, कुछ बहुत इसमें करने और कहने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण अधिवास, ये भी एकदम सीधा सीधा रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी का प्रश्न है। ग्रामीण अधिवास मानव और उसके भौतिक, सामाजिक, पर्यावरण के मध्य बुनियादी संबंधों की अभिव्यक्ति है। कभी भी अगर आप देखिएगा रूरल सेटलमेंट्स जब भी टीचर पढ़ाते हैं, मैंने भी जब भी पढ़ाया दोस्तों, तो हमेशा ये बताता हूँ कि अधिवास केवल एक भौतिक इकाई नहीं होती है, बल्कि मानव की अपनी विचार, मानव की अपनी संस्कृति, मानव के अपने सामाजिक प्रवृत्ति का प्रतिबिंबन हुआ करते हैं। कि कैसे ग्रामीण अधिवासों में सेंट्रीपिटैलिटी एंड सेंट्रीफ्यूगैलिटी प्राप्त होगी। सेंट्रीपिटैलिटी का प्रभाव आपसी लोगों में, सेंट्रीफ्यूगैलिटी का प्रभाव विविध जातीय वर्ग के लोगों में प्राप्त होता है। तमाम बातों की चर्चा आप कर सकते हैं दोस्तों, ग्रामीण अधिवास के उदाहरणों से चर्चा कर सकते हैं। सघन अधिवास, विरल अधिवास, अर्धसघन अधिवास, पूर्वायुक्त अधिवास क्यों विकसित हुए, सेंट्रीपिटैलिटी, सेंट्रीफ्यूगैलिटी क्यों आई वहां पर, ये तमाम बातें आपको लिखना है। ठीक है, मानव और उनके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण दोनों की बात करनी है। इसकी बात करते हुए आंसर कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पूरी तरह से सेटिस्फाइड होगा। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नियोजन प्रदेश, अब रीजनल प्लानिंग की, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से क्वेश्चन है कि संकल्पना का वर्णन करिए। सबसे पहले आपको प्रदेश की संकल्पना बतानी है, फिर प्रदेश के बारे में बताना है कि प्रदेशों में जो विकास है वह 2 प्रदेशों में असंतुलित प्राप्त होता है।
उन प्रदेशों में संतुलनकारी विकास के लिए हमें नियोजन की व्यवस्था होती है। नियोजन क्या है, उस संकल्पना को जोड़कर यहाँ से लिख दीजिए। इस प्रकार के प्रदेशों के सृजन में पर्यावरणीय और आर्थिक कारकों को स्पष्ट करिए। एकदम बढ़िया तरीके से सारी बातें लिखकर खत्म करिए। बहुत सरल सरल टॉपिक है दोस्तों ये सब। इस बार यूपीएससी ने थोड़ा सा बच्चों के ऊपर रहम किया और थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेट क्वेश्चन बनाया, सरल क्वेश्चन। फ्रंट एंड फ्रंटियर भौगोलिक साहित्य में भिन्न अर्थ में आते हैं। आप जानते हैं कि जो फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो क्षेत्र आधारित संकल्पना है, क्षेत्र आधारित संकल्पना है। और जो फ्रंट की बात कर दी आपने, सॉरी फ्रंटियर की जो आपने बात कर दी, क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? तो यहाँ पर इतना बढ़िया है जो अब, लेकिन दूसरी तरफ जो बाउंड्री है, बाउंड्री एक रेखीय संकल्पना होती है। जहाँ पर फ्रंटियर की बात आती है तो फ्रंटियर के रूप में कोई पर्वत हो सकता है, नदी हो सकता है, दलदल हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र होता है जो दो भौगोलिक प्रदेशों के मध्य अवस्थित होते हुए दोनों के मध्य विभाजक रेखा का काम करता है। लेकिन बाउंड्री एक रेखीय संकल्पना होती है जो दो राजनीतिक इकाइयों के बीच एक सीमा का निर्धारण करती है। दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। उत्तर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे भारत की मैकमोहन रेखा अपने आप में क्या है, फ्रंटियर का उदाहरण है, फ्रंटियर का उदाहरण, जबकि दूसरी तरफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की विभाजक रेखा को दिखा देंगे कि वह बाउंड्री का उदाहरण है। करके आप अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास यह 8वें प्रश्न का लास्ट जवाब था। इन 8 प्रश्नों में से मुझे लगता है सेकेंड पार्ट को कहें या फर्स्ट पार्ट को कहें, कहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जहां आपको कठिनाई महसूस हो। सारा का सारा खंड, सारा का सारा विषय वस्तु बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, बहुत आसान तरीके से अपनी प्रॉपर भाषा में एक्यूरेसी के साथ आप चाहें तो जवाब लिखकर एकदम शानदार मार्क्स लाएं। पेपर एक ऐसा है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का, जिसमें सब्जेक्टिविटी है ऑब्जेक्टिविटी है, इसके किसी भी प्रकार के प्रश्न को उठाएंगे आपको मार्क्स उत्तम ही आएगा। बट लेखन शैली बेहतर हो, उतना ही जवाब दें जितना जवाब दिया जाना चाहिए। अगर इतना आपने प्रयास किया है आपके मार्क्स दोस्तों बहुत अच्छे आएंगे। 250 नंबर्स में से आप कुछ ऐसे अंक जरूर ला सकते हैं कि आपका यही प्रश्न पत्र आपको 300 से अधिक नंबर लाने में, 300 से अधिक मतलब दोनों प्रश्न पत्रों को मिला लें तो 300 से अधिक नंबर लाने में अपनी भूमिका को पेपर सेकंड पर भी आरोपित कर दे कि पेपर सेकंड अगर तुम थोड़ा सा जुम्मे से हिचकोले भी खा रहे हो तो मैं तुमको सप्लीमेंट करके 300 से अधिक टोटल मार्क्स में पहुंचाने में मदद कर देता हूं। कुछ इस तरह से दोस्तों यह प्रश्न पत्र है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं पेपर सेकंड का भी एनालिसिस करूंगा और पेपर सेकंड भी आप देखोगे कि बहुत ही शानदार आया हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि पेपर सेकंड उन बच्चों का ज़्यादा बेहतर होगा जिनका जनरल परसेप्शन बहुत अच्छा होगा, जिनकी जीएस की भी समझ अच्छी है। और चूंकि आप जानते हैं कि जीएस 1000 नंबर का आता है, प्रत्येक विद्यार्थी जीएस के खंडों का अध्ययन स्वयं ही किए हुए होते हैं, क्योंकि जीएस का भी तो पेपर देना है, सारे प्रश्न पत्रों में भी तो अंक लाने हैं। तो जीएस भी अच्छे से पढ़ा, ऑप्शनल भी अच्छे से पढ़ा, दोनों को क्लब किया और आंसर बढ़िया लिखा और जवाब जैसे लिखा आपने उस हिसाब से शानदार अंक इस बार पेपर सेकंड में भी आएगा। हर वर्ष कई बच्चों में ऐसा उदाहरण देखने में आया है कि वह पेपर सेकंड में फर्स्ट से भी अधिक नंबर लाते हैं और उसमें से आप भी हो सकते हैं। इसी कड़ी के साथ दोस्तों इस कक्षा की समाप्ति करता हूं। मिलूंगा नेक्स्ट एनालिसिस क्लास सेकंड पेपर के संदर्भ में। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें, क्वेश्चन एनालिसिस का उद्देश्य केवल इतना था कि आप एक रफली देख पाएं कि जिस दिशा में आपने प्रयास किया है आपकी दिशा सही थी या नहीं थी। बस दोस्तों विदा लेता हूं।